मुझे नहीं लगता कि इस फील्ड में किसी किस्म की कोई तनकीद है या कभी किसी ने इस तरह से कोई बात कही हो। मेरी फैमिली ने हमेशा एजुकेशन को प्रमोट किया है और मैं खुद लड़कियों को, बच्चों को, हर किसी को एजुकेशन के लिए प्रमोट करती हूँ। इस फील्ड में आने के लिए मैं ये बोलूँगी कि अपने आप से झूठ मत बोलो, अपने आप से हमेशा सच बोलो, क्योंकि अगर आप अपने आप से भी झूठ कह रहे हो तो आप अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मिस, आप इतने खूबसूरत भी हैं, स्मार्ट भी हैं, दुनिया भी देख ली, पैसा भी कमा लिया, घर गाड़ी बंगले हर सब कुछ बना लिया, जीवन साथी कब बना रही है? वो जब वक्त आएगा तो पर्सनल पता सवाल चल है, जाएगा। लेकिन ऑडियंस को बताएं, लोग ये पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाफिज़ जहांगीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो डायरेक्ट न्यूजीलैंड से पाकिस्तान में आई हैं, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्मार्ट और पाकिस्तान में जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया और 2024 में मिस पाकिस्तान का टाइटल भी जीत चुकी हैं और मिस ऑकलैंड का भी टाइटल उन्होंने जीता है। उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंटरनेशनल लेवल पे भी की है और इन्होंने पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया है। आज हमारी गुड लक है कि हमारे इस चैनल पे मौजूद हैं मिस वजीहा एहसान। जी मिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस कैसी हैं आप? ठीक है मैं बिल्कुल ठीक। आप मिस, कैसे फर्स्ट हैं? ऑफ ऑल थैंक यू आपका। आप न्यूजीलैंड से डायरेक्ट कराची आई और कराची से लाहौर आई और सीधा हमारे स्टूडियो में आई और आपने जो कमिटमेंट हमारे साथ की आपने पूरा किया, जी। हमें इज्जत दी। थैंक यू वेरी मच। नो वरीज, थैंक यू सो मच। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू मिस। पहला सवाल आपसे ये है कि आप पहले ये बताइए आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और कहाँ से तालीम हासिल की और ये जर्नी आपका कैसे स्टार्ट हुआ? मेरा ताल्लुक़ तो न्यूजीलैंड से है, लेकिन मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप पाकिस्तान में हूँ। मेरी फैमिली पंजाबी है और मेरे फादर बहुत टाइम पहले कराची में मूव हो गए थे, तो तब से मैं वहीं पैदा हुई और वहीं पली बड़ी। और जब मैं आई थिंक 2021 की थी तो मैं न्यूजीलैंड मूव कर गई थी। हम कह सकते हैं कि मिस पाकिस्तान मिस न्यूजीलैंड या कह सकते हैं, बिल्कुल। तो बस वहाँ से न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गई और वहीं पे फिर जॉब और सेटल हो गई और वहीं पे रहना। तो बस अब पाकिस्तान आना जाना लगा रहता है। तो कैसा लगा आप इतने साल, अब 2024 के बाद मेरा ख्याल अब पाकिस्तान में आई हैं, तो क्या फ़र्क लगा पाकिस्तान में? एक साल में क्या डिफरेंस देखा आपने? मैंने एक साल में सबसे बड़ा डिफरेंस देखा है कि बहुत सारी ब्रांड्स खुल गई हैं अच्छा जो पिछले साल एग्जिस्ट नहीं करती थी, और बहुत बड़ी मार्केट आ चुकी है एक हमारी इन्फ्लुएंसर्स की, और क्या कहते हैं, कंटेंट क्रिएट जो कर रहे होते हैं आजकल यूट्यूब वगैरह, जो सारे यूट्यूबर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे ब्रांड्स और बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें लॉन्च की हैं, जो मुझे बहुत मेजर फ़र्क दिखा है पिछले एक साल में पाकिस्तान के अंदर। और बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में चाहे आप इन्फ्लुएंसर्स बोलें या आप बोलें कि बच्चे हैं, हमारे टीनेजर्स हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। तो डिजिटल इंडस्ट्री में, डिजिटल मार्केटिंग में आगे बढ़ रही है जी, पाकिस्तान। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान एक तरीके से इस इंडस्ट्री में ग्रो कर रहा है। तो किसी भी तरीके से किसी भी इंडस्ट्री में ग्रो करें, हमारा तो नाम रोशन हो रहा है। मैं सबसे पहले, आप जिस इंडस्ट्री में हैं, इस इंडस्ट्री में बहुत तनकीद का सामना करना पड़ता है इंसान को, तो आप बताएं, आप इस तनकीद को बुरे कार लाते हुए आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट है आपको, कि जिसने आपको स्ट्रॉन्ग किया कि आप इस लेवल पे आप पहुंची हैं कि मिस पाकिस्तान का टाइटल आप जीत पाएँ? मुझे नहीं लगता कि इस फील्ड में किसी किस्म की कोई तनकीद है या कभी किसी ने इस तरह से कोई बात कही हो। मेरी फैमिली ने हमेशा एजुकेशन को प्रमोट किया है और मैं खुद लड़कियों को, बच्चों को, हर किसी को एजुकेशन के लिए प्रमोट करती हूँ। तो जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आई थिंक आपको पता होता है क्या सही है क्या गलत है, तो कोई तनकीद या कोई इस तरह की बात भी नहीं कहता, क्योंकि उसको पता है कि जो आप जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो और आपको अपने सही और गलत में फ़र्क पता है। तो एक बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना, एक लाइन होती है सही और गलत के बीच में। तो हमारे पेरेंट्स को भी शायद ये बात पता है, जैसे मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी इसी शोबिज़ में ताल्लुक़ रखती हैं, तो उनको पता है ये बात कि समझदार है, जहाँ जा रही है, जहाँ जा रही है ठीक कर रही होगी। कुछ कोई ब्रांड के साथ काम करना है नहीं करना, वो हम इन्हीं बेसिस पे चूज़ कर लेते हैं। यानी आपके ख्याल में तालीम जो है वो एक मेजर किरदार है जो आपको ये शऊर देता है कि क्या सही है क्या गलत है। हमेशा। तो आप रिकमेंड करती हैं कि पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है इस फील्ड में? मैं कहती हूँ इस फील्ड में क्या, दुनिया के हर चीज़ में आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, चाहे वो कुछ भी हो। मैं तो कहती हूँ आज का जो शॉपकीपर होता है उसके लिए भी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर्स को कभी कभी पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए। तो जो बेचने वाला है वो उन्हें उस चीज़ के बारे में या उस प्रोडक्ट के बारे में समझा के, एक्सप्लेन करके बेचे, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ज़ाया नहीं जा सकती। चाहे आप लोग छोड़ देते हैं बीच में, पुश नहीं करते बच्चों को, या मैं कहूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि बेटियां जी हम पढ़ने नहीं भेजेंगे यूनिवर्सिटी, तो एटलीस्ट प्राइवेट ही पढ़ा लो।
प्राइवेट ही पढ़ा लो, घर में थोड़ी एजुकेशन दिला लो, थोड़ा थोड़ा आपको सेंस आ जाता है दुनिया का, दुनियावी चीज़ों का, कि दुनिया में क्या चल रहा है इन सब का। अच्छा ये बताएं, आपको क्या लगा है कि आप न्यूजीलैंड में पली बढ़ी हैं, तो ये वहाँ का एक आपका मॉडर्न या ये आपकी वालिदैन की ये सोच थी कि जहाँ से आपको ये ब्रॉटअप मिला कि इस फील्ड में कोई इशू नहीं है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, वालिदैन को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, वो आपको इस फील्ड में भेजनी है, क्या पाकिस्तानी माशरे में भी ये चीज़ आप समझती हैं कैसा है कि यहाँ पे डिफरेंट है न्यूजीलैंड? अच्छा, मेरा ब्रॉटअप मद्देनज़र पाकिस्तान में हुआ है, और उसके बाद जो मेरी 21 के बाद जो मेरा टाइम था, मैं न्यूजीलैंड मूव कर गई हूँ, मैंने वहीं टाइम लगाया है। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि मेरा ब्रॉटअप बाहर के मुल्क में था तो मेरे पेरेंट्स की ऐसी सोच थी। आज भी मेरे पेरेंट्स उतने ही सख्त हैं और मुझसे पूछते हैं कि बेटा कहाँ से आई हो। मेरी मदर न्यूजीलैंड में है, तो आज भी मुझसे पूछती हैं कि बेटा कितने बजे घर आओगी, कहाँ जा रही हो। तो मुझे नहीं लगता ये वेस्टर्न कल्चर है या कुछ भी है। और जब मैं मतलब यूनिवर्सिटी में थी तब भी मुझे एक चैनल से ऑफ़र आई थी न्यूज़ कास्टिंग की, क्योंकि मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ तो उस वक्त मैं अंडर 18 थी और मैं वो जॉब नहीं ले सकती थी। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा चलो बड़ी हो जाओगी तो ले लेना, बट फिर यूनिवर्सिटी और जॉब और इन सब में कभी टाइम ही नहीं मिला। बट हाँ, मेरे फादर मेरे मदर का ये था कि हाँ एक न्यूज़ एंकर की जॉब तुम कर सकती हो, बड़ी अच्छी जॉब है। उनको एक शौक भी था, लेकिन साथ में उन्हें ये भी था कि नहीं चलो बच्ची को शौक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, पढ़ना है, आगे जाना है, जॉब्स करनी है, तो उसको भी जो तुम्हें ठीक लग रहा है वो करो। तो बस ऐसे ही करते करते रास्ते बनते जाते हैं। और पेरेंट्स का यानी कि आपको स्ट्रांगली सपोर्ट थी बैकएंड पे, उन्होंने हर लेवल पे आपको सपोर्ट किया, तो इस वजह से आप यहाँ पे हैं। मैं हमेशा यही बोलूँगी, पेरेंट्स की सपोर्ट हर फील्ड में बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अब लड़कियों के ऊपर क्या रिकमेंड करती हैं, क्या उनको भी ये फिर वालिदैन को कॉन्फिडेंस में ले के आगे बढ़ना चाहिए, ना कि अपनी मर्ज़ी से वो आगे बढ़ें? बिल्कुल, आपकी बात बहुत मैं कहूँगी कि मेरे पास वो उर्दू का अल्फाज नहीं है जो कहते हैं ना बहुत भारी है, कि पेरेंट्स के साथ आपका एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपके पेरेंट्स बहुत ओल्ड स्कूल होते हैं। हमारी जनरेशन के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है कि हमारे पेरेंट्स एक ओल्ड स्कूल से आए हैं और अचानक से एक 360 डिग्री चेंज आया है, जिसमें AI, मोबाइल्स, इंटरनेट सब आ गया है, गैजेट्स सारे जो। तो पेरेंट्स बहुत डरते हैं, और पेरेंट्स जितना अपने बच्चों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बच्चे उतना ही दूर भाग रहे होते हैं। तो मुझे लगता है अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें और बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करें, तो ये जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स हैं कि हाँ ये ठीक है या नहीं ठीक है, तो उनको अगर कॉन्फिडेंस मिले कि उन्हें बताया जाए, तो पेरेंट्स आपको बहुत अच्छा मशवरा देंगे। जैसे जब मैंने चूज़ किया था कि मुझे पाकिस्तान आना है, मुझे मिस ऑकलैंड से निकल के मिस पाकिस्तान में अप्लाई करना है, तो सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया कि पाकिस्तान में पैजेंट्री को नहीं सीरियसली लिया जाता और लोग कैसा समझते हैं, लोग क्या कहते हैं। तो जब मैंने उनसे मशवरा किया तो उन्होंने यही बताया कि यहाँ तो आज आप, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर हाउस में भी जॉब की है, तो मैंने तो वहाँ पे भी देखा है कि वहाँ पे भी सही लोग भी हैं और गलत लोग भी हैं। तो आपके हाथ में आपने किसको चूज़ करना है, वो तो आपको हर फील्ड में हर जगह पे मिलेंगे, हर जगह पे मिलेंगे। तो ये लड़की के ऊपर भी है कि शी हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, शी हैज़ टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि पेरेंट्स ही ये बच्चों में ला सकते हैं, यू नो, दे हैव टू शेप देयर किड्स कि उन्हें कहीं पे भी किसी किस्म की मुश्किलात ना आए, सबसे पहले अपने पेरेंट्स के पास आएँ, अपने पेरेंट्स को बताएं और उनसे मशवरा करें। आपकी ये जो शोहरत है, इसके पीछे आपकी सलाहियत है या ये जिस्मानी खूबसूरती भी इसमें आपको लगता है कि इसकी वजह से आप फेमस हैं, कि यहाँ इसमें सलाहियत का कितना किरदार है? मुझे लगता है दोनों है, क्योंकि अगर मैं इतनी पढ़ी लिखी ना होती तो मुझे पता ही नहीं होता इन सब के बारे में। मुझ में अगर अक्ल शऊर ना होता तो मैं यहाँ तक होती ही नहीं, मुझे पता ही नहीं होता। और अगर मैं खूबसूरत ना होती तो मैं इस शोबे में होती ही नहीं। तो दोनों चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। लोग कहते हैं कि ब्यूटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और ये मतलब मैं कहती हूँ हर चीज़ को बहुत म्याना रवि से चलना चाहिए। बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड। अगर जैसे आप हमारे इस्लाम की भी बात करें, उनमें यही कहा जाता है हर चीज़ को म्याना रवि के साथ वो करें। तो बस हर चीज़ को बैलेंस लेके चलें तो एवरीथिंग इज़ गुड। तो आप किसको ज़्यादा नंबर देंगी, खूबसूरती को या सलाहियत को? मैं सलाहियत को दूंगी, क्योंकि खूबसूरती तो आजकल आपको पता है इंजेक्शंस और कैप्सूल्स और इन सब से तो मिल ही जाती है, और लोग वैसे ही बहुत खूबसूरत हैं पाकिस्तान में हर बंदा बहुत खूबसूरत है। तो या आई थिंक सलाहियत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस पाकिस्तान का टाइटल जीतने के बाद आप क्या समझती हैं कि आपने इस टाइटल के
रुतबे को किस तरह पाकिस्तान, यानी इस टाइटल को जो पाकिस्तान ने आपको दिया, पाकिस्तानी होने के नाते इस टाइटल को आलमी सतह पर किस तरह आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया? क्या आप समझती हैं कि आपने इस टाइटल का किरदार अदा किया एज ए पाकिस्तानी वुमेन? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब मुझे ये टाइटल मिला था मिस पाकिस्तान वर्ल्ड का, मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2024, तो ड्यू टू सम रीज़न मैं मिस वर्ल्ड में नहीं जा सकी थी। थोड़े हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे और वो इंडिया में हो रहा था और एज फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें थी और वॉर की सिचुएशन की वजह से वी हैव टू बैक ऑफ। बट ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी अदर पैजेंट्स जो बहुत बड़े लेवल के हैं, जैसे मिस इंटरकॉन्टिनेंटल वन ऑफ द बिगेस्ट पैजेंट है और वो 52 ईयर्स से हो रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो शर्म अल शेख में होता है इजिप्ट में हर साल। तो लास्ट ईयर 2024 में मैंने उसके लिए बोला अपनी डायरेक्टर को कि व्हाई नॉट वी गो फॉर मिस इंटरकॉन्टिनेंटल। और आप यकीन नहीं करेंगे कि आई एम द फर्स्ट एवर मिस इंटरकॉन्टिनेंटल पाकिस्तान। व्हेन आई हैव अप्लाइड इट, द डायरेक्टर फ्रॉम मिस इंटरकॉन्टिनेंटल रिप्लाइड टू मी एंड सेड, we are so proud that Pakistan is coming to represent their culture internationally, because in 52 years nobody has come forward and broadcast their culture from Pakistan. So उनके लिए एक बड़ी प्राउड की बात थी। उन्होंने मुझे बहुत, और जब मैं गई वहाँ पे तो they were like very welcoming। और उन्होंने बड़ा 1 घंटा मेरे साथ बैठ के बड़ा डिस्कशन किया कि हाउ इज़ पाकिस्तान एंड हाउ इज़ देयर कल्चर, एंड आप हमारी फर्स्ट डेलीगेट हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनके कल्चर को। तो मेरे साथ ऑलमोस्ट कोई 60-65 कंट्रीज़ और थे। तो इतना अच्छा प्राउड मोमेंट था। हर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा है, लव यू पाकिस्तान कह रहा है, क्योंकि उन पैजेंट्स के अंदर कोई भी आपको आपके नाम से नहीं जानता होगा, पाकिस्तान के नाम से। तो अगर मैं बात करूँ मिस इंटरकॉन्टिनेंटल की, तो आई डोंट थिंक उसमें 65 कंट्रीज में से किसी एक को भी मेरा नाम पता होगा। दे यूज्ड टू कॉल मी पाकिस्तान, वेयर इज पाकिस्तान। हमारी लाइन्स बनती थी स्टेज पे जाने के लिए, खाने के लिए, डिनर के लिए, बोलते वेयर इज पाकिस्तान, वेयर इज बांग्लादेश, वेयर इज इंग्लैंड। तो नोबडी नोज योर नेम बट दे नो योर कंट्री। तो जितना अच्छा आप रिप्रेजेंट करोगे, तो जितना सॉफ्ट आप लोगों के साथ होगे, जितना पोलाइट आप होगे, you're representing your country, you're representing your culture, you are like showing कि how polite and how kind you are। तो इससे एक तरह से टूरिज्म बढ़ता है, एक इमेज बनती है हमारे कंट्री की। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है जो लोगों को मिलना चाहिए और बाहर जाके दिखाना चाहिए कि हम एक बहुत अच्छी नेशन से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे बहुत वार्म वेलकम है, हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग कल्चर है, इस्लामिक हमारी रवायात हैं। मिस पाकिस्तान का टाइटल जीतने के बाद मिस इंटरकॉन्टिनेंटल में आपने पार्टिसिपेट किया, तो ये आपको रास्ता किसने दिखाया? आया अपने खुद ये चूज़ किया कि आपको इंटरनेशनली रिकग्नाइज करवाना चाहिए खुद को, या आपके अदारे ने, या पाकिस्तान के जो इंडस्ट्री है जो देख रही है इसको, उसके थ्रू आप गई थी? अच्छा, जब आप अप्लाई करते हो ना नेशनल लेवल पे, तो जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है मिस पाकिस्तान वर्ल्ड, अगर आप जाके देखेंगे तो मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन जो है ना खुद लड़कियों को चूज़ करती है। एंड जैसे मैंने टाइटल विन किया लास्ट ईयर, देन दे डिसाइड, द सोनिया अहमद इज डायरेक्टर, शी डिसाइड्स के कहाँ जाना है। शी विल मेक अ डिसीजन कि आपको कहाँ जाना है और कौन सा पैजन आपके लिए बेटर है, कहाँ पे आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। जैसे उन्होंने लास्ट ईयर मेरे लिए मिस इंटरकॉन्टिनेंटल चूज़ किया, क्योंकि थोड़ा डर भी लगता है ना कि जो कभी पाकिस्तान वहाँ नहीं गया तो वो उसको किस तरह ट्रीट करेंगे, लड़कियाँ उस चीज़ को हैंडल कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। और सच बताऊँ तो बहुत जेलसी, बहुत प्रेशर भी होता है, क्योंकि 65 कंट्रीज विल नेवर लेट यू विन, दे विल ऑलवेज बी लाइक कि हमें टाइटल चाहिए। पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात। हाँ, क्योंकि वो कहती है हम यहाँ जीतने आए हैं, हम यहाँ तस्वीरें बनाने थोड़ी आए हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, जेलसी फैक्टर, फाइटिंग। लास्ट टाइम जो मुझे याद है मिस इंटरकॉन्टिनेंटल का जो लास्ट फेज था, गर्ल्स वर लाइक वेरी मीन टू ईच अदर, एक दूसरे का चीज़ें सब छुपा रही हैं, तंग कर रही हैं, तो इन सब को फेस करने के लिए भी एक ऐसी पर्सनालिटी चाहिए, जो पूरी ट्रेनिंग चाहिए, पूरा इसमें पूछी। तो वही चूज़ करती हैं, हमारी जो डायरेक्टर हैं वही चूज़ करती हैं कि विच गर्ल इज़ बेटर फॉर विच पैजेंट। पाकिस्तान की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं किया जाता? किस तरह को दायरा है जो इस पैजेंट के लिए पाकिस्तान की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट किया जाता है। अभी जैसे लास्ट ईयर जब मैंने विन किया था तो मरीम नवाज़ की हुकूमत थी, तो मरीम नवाज़ के थ्रू मुझे याद है बहुत सारे चैनल्स ने, बहुत ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बुलाया था, और बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट आया था। सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं बल्कि बहुत सारे ब्रांड्स और स्पॉन्सर्स का भी सपोर्ट आया था। जब आप जा रहे होते हो ऐसे पैजेंट के लिए, ऑब्वियसली इनमें कॉस्टिंग आती है, कॉस्ट्यूम की कॉस्ट आती है, ट्रैवलिंग कॉस्ट आती है, और मेकअप कॉस्ट आती है, आपकी शूट्स की कॉस्ट आती है,
डिफरेंट लेवल पे हर तरीके से बहुत ज़्यादा सपोर्ट आई थी पाकिस्तान से। मैं ऐसा कभी भी नहीं कहूँगी कि पाकिस्तान से सपोर्ट नहीं आई थी, क्योंकि मुझे याद है जब मैं लास्ट ईयर यहाँ आई थी तो मरीम नवाज़ के बहुत प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, तो इवन मुझे याद है मैंने उन प्रोजेक्ट्स को पर्सनली विजिट किया था, उनका इन्वाइट आया था और मैंने उनके ऊपर प्रॉपर वीडियोज़ बनाई थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी अप्रोच थी हमारी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन सिक्योरिटी के लिए, जो उन्होंने लाहौर में लगाई थी, जिसकी बेसिस पे लाइक आई गॉट इम्प्रेस्ड कि हमारी औरतों को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है पाकिस्तान के अंदर। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। क्या आपको किसी लम्हे लगा कि आपका ये जो सफ़र है ये अल्लाह के रास्ते के दूरी की तरफ तो नहीं लेके जा रहा आपको? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसी मैं अभी हूँ वैसे ही मैं अपनी पैजेंट्री में हूँ, वैसे ही मैं अपनी करियर में हूँ। जैसे मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं हर तरफ एक जैसी हूँ। जैसे मुझे पता है मैं हमेशा वो पैजेंट्स चूज़ करती हूँ जहाँ पे मुझे मेरी पसंद के कपड़े अलाउड होते हैं, जहाँ मुझे कोई फोर्स नहीं करता कि ज़रूरी है कि आप ये करें। और वैसे भी पाकिस्तान का कल्चर हमारे सबको पता है कि कोई भी अलाउ नहीं करता। डेफिनेटली। या तो इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि मैं जब चूज़ करती हूँ कोई भी पैजेंट या कोई भी ब्रांड या कोई भी शूट, सबसे पहले अपने पसंद के कपड़े चूज़ करती हूँ कि जो मुझे पसंद होंगे, और जो जाहिर है मेरे घर में खुद बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, जो फैमिली देख सकती है तो ठीक है, नहीं देख सकती तो मैं उन चीज़ की तरफ नहीं जाती, और मैं खुद भी उनको सपोर्ट नहीं करती। फिर इस पाकिस्तान का टाइटल जीतने के बाद आप ये बताएं कि कितना पैसा अभी तक बना चुकी हैं पाकिस्तान में, कितने घर बंगले, और न्यूजीलैंड में ज़रा खुल के बताना था ताकि नाजरीन को पता चले कि बड़ा पैसे कमा चुके हैं हम इस पाकिस्तान का टाइटल जीतने के बाद। मुझे लगता है कि इस टाइटल से पहले ही मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ था। इस टाइटल से मुझे थोड़ा और नाम मिला है, और जो मुझे मिला है मैंने वो सब खर्च कर दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको इजिप्ट जाना, वहाँ पे खर्चा करना, वहाँ पे रहना सहना, वापस आना, तो इन सब चीज़ों में बहुत पैसा लगता है। तो जो आया था वो मैंने उन सब पे लगा दिया। मुझे पता चला ना आपने तकरीबन 20-25 कंट्रीज़ का में ट्रैवल किया है, तो इसमें ट्रैवल करने का फिर आपको फ़ायदा हो गया कम से कम। अच्छा, जितने पैसे कमाए थे वो मुल्क घूमने में लगा दिए आपने? नहीं, ये मेरा टाइटल लेने से पहले का था, मुझे हमेशा शौक था, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे, जैसे मैंने बताया आपको, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि पाकिस्तानी लड़की जा रही है कल्चर देखने, ट्रैवल कर रही है। तो इस टाइटल से पहले से ही मैंने कोई ऑलमोस्ट 17 कंट्रीज़ देखे हुए थे। इस टाइटल के बाद आई थिंक मैंने 1 से 2 कंट्रीज़ और देखे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। जब टाइम होता है तो पैजेंट्स में लग जाता है। उससे पहले मैं बहुत फ्री थी, तो मैं बहुत मज़े से घूमती थी, तो ये सब उससे पहले है। मुझे लगता है पैजेंट्री के बाद ना मेरी लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई है, क्योंकि साथ में ऑफिस, साथ में घर, और साथ में पैजेंट्स को फॉलो करना बहुत बहुत टफ लाइफ हो चुकी है। मिस ऑकलैंड का टाइटल लिया, मिस पाकिस्तान का टाइटल लिया 2024 में, अब 25 जा रहा है, अगला क्या टारगेट है? अगला टारगेट ये है कि इस साल होने वाले पैजेंट्स में जहाँ मैं जा सकती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ इस बार, और जाऊँ और अपने कल्चर को प्रमोट करूँ। और बस यही है, डिपेंड करता है कि, क्योंकि ज़ाहिर है बाहर से दोबारा से पैकिंग करना, ट्रैवलिंग करना, लीव्स लेना, अप्लाई करना, साथ में अपने करियर को सेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस इस साल जो होगा आप लोगों को पता चल ही जाएगा। को टारगेट सेट तो किया होगा ना कि ये मिनिमम अचीव करना है आपने? इस साल मैंने एक पैजेंट ज़रूर रखा है, लास्ट ईयर भी एक किया था, इस साल भी एक करूँगी, और नेक्स्ट ईयर लेट्स सी, हो सकता है इस साल 2 भी कर लूँ, डिपेंड्स, जो एडजस्ट हो रहा होगा टाइमिंग के हिसाब से। ये मिस पाकिस्तान के मिस टाइटल के बाद इस तरह वर्ल्ड वाइड भी इस तरह के टाइटल होते हैं, और ये एनुअली होते हैं सारे, या हर कंट्री का अलग अलग होता है, या एशिया का भी कोई इस तरह का होता है कि पूरी एशिया का टाइटल मिल रहा हो, इस तरह की पार्टिसिपेशन भी है कोई? एक्चुअली सबसे पहले तो हर कंट्री अपना अपना एक टाइटल विनर निकालती है, उसके बाद वो सारी कंट्रीज़ अपना एक टाइटल विनर जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे भेजती है। जैसे ओलंपिक्स होते हैं, ओलंपिक्स में आपने देखा होगा कि ये कंट्री आ रहा है जो विनर है। अब हर कंट्री नहीं भेजती, लेकिन जो कंट्रीज़ भेजती हैं वो उसका पार्ट होती हैं। तो बेसिकली इसमें भी ऐसी है, सबने तुमने टाइटल विनर्स भेजे, तो उन सबको मिलाते मिलाते कभी किसी पैजेंट में 80 कंटेस्टेंट्स होते हैं, कभी 90, कभी 120। जैसे मेरे वाले में कोई 65-66 कंटेस्टेंट्स थे। तो इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल से एक विनर निकलता है। जैसे इस साल की मिस इंटरकॉन्टिनेंटल 2024 पुर्तो रिको थी, तो सारे कम्पीट करते हैं लेकिन विनर एक ही होता है। मिस इस इंडस्ट्री में आपको पूरी दुनिया का कल्चर तो बहुत देखने को मिला होगा, जिससे आपने बहुत लर्न किया होगा, तो कौन सा मुल्क आपको ज़्यादा कल्चर आपको पसंद आया, जो आप समझती हैं कि ये मुझे मुल्क जो है ना बहुत पसंद आया, इन लोगों के कल्चर, रवायात, सकाफत आपको पसंद आई ज़्यादा? मैं बोलूँगी
कोई एक नहीं है, क्योंकि मुझे पर्सनली जिस तरह लोगों ने मुझे मतलब जिस तरह लोगों ने मुझसे मिले, जिस तरह उन्होंने मुझे रखा, जिस तरीके से हमारी दोस्तियाँ बढ़ गई तो मुझे लगता है कि एक कंट्री तो नहीं होगा, मैं कभी भी एक कंट्री नहीं चूज़ कर सकती। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जिनमें से एक सबसे पहले मैं बोलूँगी एस्टोनिया, जो सबसे पहले मेरी फ्रेंड बनी थी। शी वाज सो नाइस, और सबसे ज़्यादा जब भी मुझे टफ टाइम फेस हुआ, शी वाज वेरी यंग बट शी वाज वेरी काइंड एंड वेरी केयरिंग। उसके बाद फिनलैंड। बट आप अपनी पर्सनालिटी से अपना कल्चर और अपना अपनी मोहब्बत दिखाते हो। सबसे ज़्यादा तो ये 2 कंट्रीज़ थे। उसके बाद इंग्लैंड वाज वेरी नाइस, इंग्लैंड वाज वेरी स्वीट, वेरी वार्म वेलकमिंग। और फ्रांस, लोग कहते हैं फ्रांस के लोग थोड़े रूड होते हैं, बट मेरी रूममेट फ्रांस थी, और हमारे बीच में बहुत बड़ा एक लैंग्वेज बैरियर था, बट हम रोज़ रात को ट्रांसलेट इशारों करते से थे ट्रांसलेट इशारों से करके इंग्लिश में, क्योंकि उसकी इंग्लिश भी कमज़ोर होती है फ्रांस में, तो फ्रेंच की कभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश नहीं होती, तो उनको थोड़ा कम्युनिकेट करने में मसला होता है। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान में हम लोग इस बात को वैल्यू नहीं करते, लेकिन पाकिस्तानियों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन इंग्लिश। तो जब भी मैंने देखा है कि हर कंट्रीज़ में लोगों को बिल्कुल भी बात करनी नहीं आ रही, हाय हेलो के अलावा कुछ नहीं आता, जैसे पीरू को कुछ नहीं आ रहा था, तो फ्रांस में भी यही था। तो हम लोग रोज़ रात को बैठ के अपने ट्रांसलेटर से बात करते थे, बट इतनी मुश्किल के बाद भी शी वॉज़ वेरी नाइस, वेरी केयरिंग एंड वेरी हेल्पफुल। वो अपनी कंट्री की बातें मुझे बताने की कोशिश कर रही होती थी कि हमारी कंट्री में ये होता है, अभी ये फेस्टिवल चल रहा है, मैंने ये कॉस्ट्यूम पहना है। तो आई थिंक दीज 4 कंट्रीज़ वर रियली अमेजिंग। एक 16 साल की लड़की जो आपको देख रही है और आप जैसा बनना पसंद करती है, आप कौन सी ऐसी एक बात जो सच कहेंगी उसके लिए? सच, इस फील्ड में आने के लिए मैं ये बोलूँगी कि अपने आप से झूठ मत बोलो, अपने आप से हमेशा सच बोलो, क्योंकि अगर आप अपने आप से भी झूठ कह रहे हो तो आप अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले तो इंसान को ये पता होना चाहिए आपको खुद को कि ये जो आप कर रहे हो आपके लिए ठीक है या नहीं है। अगर आप आंखें बंद करके आगे चलते जाओगे तो हमेशा ठोकरें खाओगे। सबसे पहले तो आप अपने आप से सच बोलो, हमेशा अपने आप को वैल्यू दो। क्या आपके लिए ये ठीक है? क्या आपको इससे खुशी मिलती है? क्या आपसे जुड़े लोगों को इस बात से खुशी मिलती है? आई थिंक ये 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कोई भी बच्ची जो 16 साल की है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर ले, वैसे तो 16 साल की बच्ची बहुत छोटी है शोबिज़ के लिए, बट अगर स्टिल शी वांट्स इट, तो इन 3 सवालों के लिए अगर वो रेडी है तो ठीक है। खुद मुतमईन फैमिली के लोग, अपने से जुड़े कोई भी लोग, फैमिली, रिलेटिव्स, कोई भी। मिस, आपने इतना बड़ा टाइटल जीते हैं, अभी तक पाकिस्तान में हम आपको ड्रामा में नहीं देख रहे हैं। कोई ऑफ़र आई है पाकिस्तान में किसी फिल्म में शूटिंग के लिए, एक्टिंग के लिए, ड्रामा में एक्टिंग के लिए? इतने बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और पाकिस्तानी ड्रामाज जो हैं वो बहुत फेमस है पूरे एशिया में, तो अभी तक आपको ऑफ़र नहीं आई? तो एक अच्छा एक्टर देख रहा हूँ आप में। ड्रामाज मुझे बहुत पसंद है। आई विश कि मैं जल्दी से ड्रामाज में आ जाऊँ, एंड आई वुड लव इट, क्योंकि ड्रामाज तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है, मूवी से भी ज़्यादा, और हमारा कल्चर रिप्रेजेंट करना और बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी तक मुझे आई थिंक एडवर्टाइजमेंट्स की ही ऑफ़र आई है और ब्रांड्स वगैरह की, क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ तो लोगों को लगता है कि शायद मेरा स्केड्यूल डिफरेंट है, मैं आ नहीं सकती, मैं जा नहीं सकती। तो बट हाँ, मैं आ भी सकती हूँ और मैं जा भी सकती हूँ, अगर कोई अच्छी ऑफ़र आएगी, अच्छी स्क्रिप्ट होगी, अच्छी डॉक्यूमेंट्री होगी, अच्छा ड्रामा होगा। कौन से एक्टर के साथ काम करना पसंद करेंगे अगर ऑफ़र आती है तो? कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट मैं ये बोलूँगी कि दानिश तैमूर इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, क्योंकि उनका आजकल एक ड्रामा चल रहा है जो मैं बहुत शौक से देख रही हूँ। पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, शेर, और बहुत बहुत अच्छी स्टोरी है उसकी। तो आई थिंक जो दानिश तैमूर के ड्रामे हैं वो बहुत बहुत अच्छे हैं, तो उनके साथ काम करना पसंद करूँगी। और उसके अलावा सिर्फ उनके साथ नहीं, मुझे अच्छा लगेगा अगर इंडस्ट्री में नए चेहरे भी हैं उनके साथ भी काम करूँगी, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। इंडस्ट्री में अगर आप नए चेहरे नहीं लेके आएंगे तो आपकी इंडस्ट्री एक पॉइंट पे आगे रुक जाएगी। तो या व्हाई नॉट, एवरीवन, सबके साथ काम करूँगी। आप इतनी इंटेलिजेंट हैं और आपकी फील्ड जो है वो कोडिंग वाली है, 24 घंटे जो है ना इंसान का दिमाग अलर्ट चल रहा होता है, तो उस फील्ड, आप मेरे ख्याल उस फील्ड में होती तो आप एक इंटरनेशनल लेवल पे या सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रही होती, तो उस इंडस्ट्री को छोड़ के यहाँ पे कैसे आ गई आप? कोई कंपैरिजन नहीं बनता इसके साथ। सच बताऊँ तो आपने जैसे कहा है कि बहुत मुश्किल फील्ड है और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी काम करना, 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे। तो उन सब से ब्रेक के लिए ना मैंने ये ज्वाइन किया था एज अ फन हॉबी, पैजेंट्री में वॉक, नए फ्रेंड्स, नई लाइफ, और
आप डिफरेंट चीज़ें सीख रहे होते हो। तो मैंने बड़े शौक में और अपने फ्री टाइम के लिए ज्वाइन किया था मिस ऑकलैंड। मुझे नहीं पता था कि मेरी जर्नी मुझे यहाँ से वहाँ रास्ते निकालते निकालते आज मैं आपके शो पे बैठी हुई परमानेंट होगी। इधर। तो मतलब ऐसी बस, और अभी भी जैसे घर जाके काम करना है रात को, मेरे न्यूजीलैंड टाइमिंग पे काम चल रहा है, पाकिस्तान तो आई हूँ लेकिन छुट्टियाँ नहीं मिल सकती, तो रात को काम करना है, दिन में अपनी चीज़ों को फोकस कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही ये मेरा फ्री टाइम है, दिस इज़ माई हॉबी। जैसे मेरी हॉबी है रीड करना, फारिग होती हूँ तो रीड करती हूँ, फारिग होती हूँ तो कोई स्पोर्ट्स खेल लेती हूँ। और अब इतने free time सारे नहीं कर रही काम, हूँ। इतने सारे काम कैसे कर लेती हैं? इतने सारे काम एकदम पे अब चल रहे हैं, न्यूजीलैंड भी चल रहा है, पाकिस्तान भी, शोबिस भी, ये इंटरव्यूज़ भी, ब्रांड पे भी मैंने सुना कि आप ब्रांड भी लॉन्च करने जा रही हैं। बस तो इतना ये सब कुछ कैसे मैनेज कर रही हैं? मुझे लगता है कि ये एक फेथ होता है कि मैं मतलब अल्लाह पे बड़ा सख्त यकीन रखती हूँ। जब भी मुझे थोड़ी सी मुश्किल आती है, ऐसा नहीं है कि मुझे मुश्किल नहीं आती, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रोती, मैं भी इंसान ही हूँ जितने आप हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे थकान नहीं होती या मेरा ब्रेन एग्जॉस्ट नहीं करता, मुझे भी फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन बस अल्लाह का नाम लेके चीज़ें हो जाती हैं। और ये हकीकत है, आप बिस्मिल्लाह भी पढ़ लें तो बरकत आ जाती हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं। और मुझे बचपन से मेरी मामा ने स्कूल में ही ऐसे ट्रेन किया था कि बेटा स्कूल के साथ ना आपने अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ भी रखनी है, आपने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। तो मेरी मदर ख़ुद भी वर्किंग वुमेन थी और अपने बच्चों को ना बहुत साथ लेके चलती थी। तो वहाँ से जो एक एनर्जी मुझे मिली हुई है, आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी। लोग हमेशा ये कहते हैं द मोमेंट आई एंटर इन अ रूम it gets very energetic. I start talking, I start laughing, I start discussing। और मुझे बहुत शौक है कि दुनिया घर में में क्या सारे चल रहा बर्दाश्त है। कर लेते हैं आपको? घर में सारे जब मैं आती हूँ ना, सब मेरे सामने सब मेरी बात मान रहे होते हैं। उनको पता है अच्छे बच्चे बन जाते हैं ना। बहन है, खाला है, फुप्पो हैं, तो बस सब जो है ना लाइन से, जो खाला ने कह दिया वही होगा, जो बहन ने कह दिया, छोटी बहन ने कह दिया। सबसे छोटी हूँ तो सब मुझे लाडली। बहुत प्यार से रखते हैं, लाइक बहुत लाडों से रखते हैं। तो बस ऐसा ही है। मिस इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी के बाद हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि अपना ब्रांड, अपना नाम आगे जो है ना वो मार्केट में लॉन्च करे। तो आप बताएं, आप अपना ब्रांड कब लॉन्च करने जा रही हैं? मैं अभी अपने ब्रांड पे काम कर रही हूँ और मैं अभी ये तो नहीं कह सकती कि कब लॉन्च होगा। अगर मुझे उनकी जैसे टेस्टिंग चल रही होती है, आप अप्रूव कर रहे होते हो चीज़ें, बहुत दफ़ा तो मैंने प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट ही कर दिया क्योंकि वो मुझे खुद नहीं पसंद आ रही होती, तो मैं किसी और को क्या पसंद कराऊँ। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे आप जी, काम कर रही हैं। तो वही चीज़ें लेके चलना, और साथ में ऑब्वियसली आप 100% तो मैं नहीं हूँ, मेरी लाइफ का, मेरी डेली रूटीन का आई थिंक 5% इन सब पे जा रहा होता है या वीक का 10% जा रहा होता है। तो इट्स वेरी स्लो रिदम, बट येस इंशाल्लाह सून आई विल बी लॉन्चिंग माई ओन प्रोडक्ट्स और वो भी स्किन केयर प्रोडक्ट। तो जब लॉन्च करूँगी तो सबसे पहले आप लोगों को ही पता चलेगा। बेस्ट ऑफ लक जी, हम इंतज़ार में हैं कि आप जल्दी पाकिस्तान में अच्छा ब्रांड लॉन्च ज़रूर। करें। इस पाकिस्तान में आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और आप एक सेलिब्रिटी हैं। अपनी यूथ और लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए कोई पैगाम? सबसे इम्पॉर्टेंट पैगाम जो मैं अपनी यूथ को देना चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमारी शायद यूथ ही कर सकती है, प्लीज़ लुक आफ्टर योर एनवायरनमेंट, प्लीज़। क्योंकि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी स्पीचेस कर रहे होते हैं, हम लोग बहुत चैरिटीज़ के साथ काम कर रहे होते हैं, बीच क्लीनिंग कर रहे होते हैं, रीयूजेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, रीयूजेबल प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ पाकिस्तान में जिस चीज़ की कमी है मैं देखती हूँ, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो इम्प्रूव होने वाली हैं, बट ये चीज़ हर इंसान के हाथ में और हमारे यूथ के हाथ में है। इन्वायरमेंट की फ़िक्र हम में से किसी को भी नहीं है। हम स्ट्रॉ लेते हैं, पीते हैं, फेंक देते हैं, हम स्पून लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फेंक देते हैं। ये प्लास्टिक जो है ना बहुत ख़तरनाक है हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। सो प्लीज़ वन मैसेज टू एवरीवन दैट स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक। अपने घर से रीयूजेबल बैग्स लेके जाए। हम हर बार ये कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इतनी वो कर ली है, कैसे कर ली है? क्योंकि उनका हर बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वी कैन स्टार्ट ओनली फ्रॉम स्मॉल स्टेप्स। हम बड़े स्टेप्स नहीं कर सकते, तो अपने घर के बच्चों को भी ये बात सिखाएं कि रबिश को ना फेंकें, प्लीज़ कीप इट इन योर पॉकेट्स एंड ब्रिंग इट होम एंड थ्रो इट इन अ राइट प्लेस। तो ये बहुत छोटा सा मैसेज है, अगर आप इसको आज से ही फॉलो करना शुरू कर दें तो आई थिंक अगले आने वाले कुछ सालों में आप बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे एनवायरनमेंट में, ग्लोबल वार्मिंग में, वेदर के अंदर, कल्चर में, हर चीज़ में, क्लीनिंग में, कि प्लास्टिक एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। मिस ये बताएं, पाकिस्तान में सियासत में बहुत ज़्यादा गहरी नज़र होती है, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है ना, उसकी बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो आप भी ज़ाहिर है पाकिस्तान में वोट तो करती होंगी, तो कौन सा सियासतदान आपको पसंद है पाकिस्तान में?
तीन बड़े नाम हैं, आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब। मैं पर्सनली तीनों को पसंद करती हूँ अगर ये तीनों वो काम करें जो पाकिस्तान की बेहतरी में है। क्योंकि कभी कभी ना कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ये वादे हैं, कभी पूरे नहीं होते। सच बताऊं, जैसे मरीम नवाज़ ने बहुत सारे वादे किए, कुछ पूरे किए कुछ नहीं किए। इमरान खान ने बहुत वादे किए, कुछ पूरे किए कुछ नहीं किए। जरदारी साहब की हुकूमत सिंध में रही और मैं सिंध से, उन्होंने कुछ पूरे किए कुछ नहीं किए। तो मैं कभी भी किसी एक को सपोर्ट नहीं कर सकती और एक को पिक नहीं कर सकती। जब हुकूमत एंड होती है तो उसमें पता चलता है कि आपने कितनी अचीवमेंट्स की हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर अभी तक ऐसा आया नहीं है कोई भी जिसने हुकूमत पूरी मुकम्मल की हो। अब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हम जब पाकिस्तान की सिचुएशन पढ़ते हैं और देखते हैं तो हमारा एक बिल्कुल अलग नज़रिया होता है। हम किसी से ना तो हम लोगों को कभी नफरत सिखाई ही नहीं जाती, ठीक है। हमारा काम ही है जस्ट लव एवरीवन एंड बी काइंड टू एवरीवन। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी ये बोलूँगी कि ये उससे बेहतर है या ये उससे नहीं। अगर आपको तीनों में से कुछ चूज़ करना हो, पर्सनैलिटी वाइज, वर्क वाइज, वैसे पसंद नापसंद के हवाले से, तो फिर भी कोई रेटिंग दे ना, 1 2 3 तो करें। मैं रेटिंग नहीं दे सकती, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ जब हुकूमत का टाइम आएगा वोट चूज़ करने का, सबसे पहले मैं अपनी रिसर्च करूँगी कि किसने सबसे ज़्यादा बेहतरी का काम किए हैं अपनी हुकूमत के अंदर। तो नहीं, मैं आप उस जो है ना लिहाज वो से डिप्लोमेट सवाल जवाब दे रही। अब सच बताएं कि किसको पसंद करती हैं आप। मैं देखिए तीनों को तो नहीं कर सकती ना एट ए टाइम। क्यों नहीं कर सकते? नहीं, देखिए आपने अपने हर एक की जो उन्होंने रोल किया ना पाकिस्तान में, तो आपने तो उनके काम के हवाले से किसी को पसंद ना पसंद करना, शख्सियत के हवाले से पसंद नहीं कर सकती किसी को भी। तो आपने ये देखना कि आपने तीनों की रेटिंग में बताना है कि मुझे 1 2 3 में ये नंबर 1, ये 2, ये 3। मैं रेटिंग नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको इनके रीजंस बता सकती हूँ कि व्हाई आई लव ऑल थ्री ऑफ देम। इन तीनों के पास एक ना एक रीज़न है, ठीक है। इमरान खान का रीज़न ये है कि वो यूथ को बहुत अच्छे से यूनाइट करते हैं और सच का साथ लेते हैं, तो इस पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वो लगता है। और दूसरा मरीम नवाज़, जैसे मैं लाहौर आती हूँ, मुझे लाहौर और कराची के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस लगता है, वो एक मरीम नवाज़ है, जिसकी वजह से मैं बोलती हूँ कि शी इज़ डूइंग अमेजिंग जॉब राइट नाउ, ठीक है। अब मुझे आगे का नहीं पता, मुझे पिछला नहीं पता, मैं अभी की बात कर सकती हूँ, आपने जो देखा वो जी। और अभी मैं अगर जरदारी साहब की बात करूँ तो बिलावल भुट्टो ने जो स्पीचेस दी हैं और जिस तरीके से इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई है और वीडियोस बनाई हैं, आपने भी देखी हैं। बिकॉज जब हम ओवरसीज बैठ के पाकिस्तान के बारे में कोई वीडियो देखते हैं एंड समवन इज डिसरिस्पेक्टिंग आवर कंट्री एंड समवन इज नॉट लेटिंग आवर डेलीगेट टू टॉक एंड डू नॉट गिव अस अ चांस टू स्पीक, वी गेट फ्रस्ट्रेटेड कि यार ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वी नो इंग्लिश और हमें समझ में आ रहा है कि ये बात क्या बोल सकता था। बट बिलावल भुट्टो इज़ अ पर्सन जिसने जब वीडियो में जवाब दिए, एवरीबडी वॉज क्वाइट। और जब बिलावल भुट्टो बात करते हैं तो लोग सुनते हैं, ठीक है, क्योंकि बाहर पढ़े लिखे लोग हैं, दे कैन ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश। और वो जो बिलावल भुट्टो के पास है वो टैलेंट, ही इज़ अमेजिंग, ही शुड बी अवर फॉरेन मिनिस्टर। मुझे नहीं पता बाकी लोगों के व्यूज़ क्या हैं इस मामले में, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सारे व्यूज़ यही हैं कि ही शुड बी अवर फॉरेन मिनिस्टर। और ये हमारे पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं। ही नोज हाउ टू पुट एवरीथिंग इन वर्ड्स एंड एक्सप्लेन टू अदर्स, यू नो। तो इन तीनों के पास अपनी एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं कि ये इस चीज़ में अच्छा कर सकते हैं, इस चीज़ में अच्छा। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि तीनों मेन बात ये है कि आपने जो किया कि वो अपना टेन्योर पूरा करें। हाँ, एग्जैक्टली मेरा कोई फेवरेट नहीं है। फेवरेट तभी होगा जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छी चीज़ है। और तीनों के लिए मेरी बहुत डिफरेंट अप्रोच है कि मुझे ये इसलिए पसंद है, इसकी वजह आपको बता दी, और उसकी भी ये बता दी। तो मैं इन तीनों को फिलहाल पसंद करती हूँ। मिस, आप इतने खूबसूरत भी हैं, स्मार्ट भी हैं, दुनिया भी देख ली, पैसा भी कमा लिया, घर गाड़ी बंगले हर सब कुछ बना लिया, जीवन साथी कब बना रही है? वो जब वक्त आएगा पर्सनल सवाल है, लेकिन ऑडियंस को बताएं, लोग ये पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मिस पाकिस्तान जो है वो कब हमें ये। हाँ, अभी ये तो जब अल्लाह की मर्जी है, सच बताऊं तो ये अल्लाह की मर्जी। डेफिनेटली ये वो जो बात है आसमानों पे जोड़े बांधते, जो मेरे लिए बना होगा ना वो मेरे लिए बना होगा। ऐसा नहीं कि वो अभी मेरे तक लिए किसी पे हाथ 30 तक बना होगा, वो 30 के बाद भी मेरे लिए ही बना होगा। तो जब वक्त आएगा हो जाएगा। अभी हाथ नहीं रखा किसी पे या कोई नजर? अभी नहीं, अभी इन सब का टाइम ही नहीं है मेरे पास, इतनी बिजी लाइफ है। बट या इंशाल्लाह जल्द कोशिश है। अब इतना कुछ कर लिया है, अब थोड़ा रेस्ट चाहिए लाइफ में, स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, तो इंशाल्लाह ज़रूर। पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, काइंड होना चाहिए। एक चीज़ जो आप समझती हैं आपको उसमें होनी चाहिए, उसमें इस तरह तो बेशुमार इंसान। पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखे का मतलब ये नहीं कि उसके पास डिग्री होनी चाहिए, पढ़ी लिखी सोच होना बहुत बड़ी बात है आजकल के ज़माने में। क्योंकि लोगों के पास डिग्रियां तो आ जाती हैं, लेकिन लकीर के फ़कीर रह जाते हैं।
तो एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत आगे तक ले जाती है। तो बस यही अपनी important पसंद चीज़ से है। करेंगी या जिस तरह आपने अभी बताया कि आपके पेरेंट्स अल्लाह ताला उनको सलामत आई थिंक रखे, जिस तरह वो आपको सपोर्ट सबकी करती हैं, पसंद शामिल होगी। उनकी पसंद शामिल होगी या अपनी होगी पसंद? आई थिंक सबकी पसंद और सबकी रज़ा शामिल होगी। तो ये मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है कि सब एक साथ चलें, सब एक साथ खुश रहें, तो उन सब में ये बहुत वैल्यू करता है। चलिए हम इंतज़ार करेंगे कि आपका वो दिन आए ताकि हम भी उस खुशी में शरीक हों आपके साथ। ज़रूर। ये थी जी मिस वजिया एहसान, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन किया। आज उन्होंने बहुत खुल के बातें की हैं और मज़ीद अपने टारगेट्स जो हैं वो उन्होंने बताए हैं। मुझे मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और जो इन्होंने अभी तक प्लान किया है उसमें ये कामयाब हों और पाकिस्तान का जिस तरह इन्होंने नाम रोशन किया इसी तरह आगे बढ़ के पाकिस्तान के लिए ये काम करती रहें। थैंक यू वेरी मच।